दोस्तों नमस्कार, जेड प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। कल यानी 27 मार्च को नेपाल के नए प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह उर्फ बालेन शाह ने प्रधानमंत्री की शपथ ली। वो 35 वर्षों के हैं और नेपाल के सबसे कम उम्र के प्राइम मिनिस्टर हैं। और आज नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री श्री ओली को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, जिनके ऊपर सितंबर 2025 में प्रदर्शनकारियों पर गोली चलवाने का आरोप है, जिसमें करीब 77 से ज्यादा 77 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की रिपोर्ट थी। दोस्तों आज बात यह है कि नेपाल हमारा पड़ोसी देश है और भारत और चीन के बीच में भौगोलिक रूप से स्थित होने के कारण इसका महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इस पर भारत और चीन दोनों की नजर रहती है और दोनों ही देश नेपाल में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका तलाशते हैं। नेपाल के अंदर राजनीतिक स्थिरता दोनों देशों को प्रभावित करती है, इसलिए दोनों देशों का एक तरह से बहुत अधिक रुचि रहती है कि नेपाल में शांति हो, तरक्की हो और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, स्थिरता हो। 2008 तक नेपाल में राजशाही थी और जो आमतौर पे राजे रजवाड़ों के यहाँ होता है वही नेपाल में भी था। उनकी मनमानी थी, ऑटोक्रेटिक स्टाइल ऑफ वर्किंग था, कोई जनता की उसमें भूमिका नहीं थी, अय्याशी करने वाले राजकुमार लोग थे और जनता का पैसा अपने ऊपर लुटा रहे थे। आम जनता त्राही त्राही कर रही थी और दुनिया भर में जा कर के छोटी मोटी नौकरियां करना नेपाली लोगों का काम था, आज भी है। आप देखेंगे कि चौकीदार के तौर पर आपको उनका नाम ही पड़ गया था कि नेपाली या बहादुर। ऐसे देश में 2008 में एक लंबी लड़ाई के बाद, एक लंबी लोकतंत्र को बहाल करने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद 2008 में नेपाल को राजशाही से मुक्ति मिली। लेकिन सत्ता लोलुपता एक ऐसी चीज होती है जहां तमाम पार्टियों की आपस में जद्दोजहद, सत्ता का संघर्ष, कुर्सी का मोह इस कदर वहां पर फैल गया कि रोज ही सरकारों का गिरना, नई सरकारों का बनना। आज ये शपथ ले रहे हैं तो कल वो शपथ ले रहे हैं, आज संसद भंग हो रही है तो नई संसद चालू हो रही है, फिर संविधान लिखा जा रहा है तो फिर दूसरा कोई आ रहा है वो दोबारा लिख रहा है। इसी बीच नेपाल में नक्सलाइट आंदोलन भी शुरू हुआ और लंबे टाइम तक सिविल वॉर की कंडीशन बनी रही। वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी भी है, वहाँ पे नेपाली कांग्रेस जो मेन स्ट्रीम पार्टियां हैं वो हैं, सेंट्रिस्ट जिसको कहते हैं। इस तरह का जो बहुत लंबा है, आप समझ लीजिए कि सत्ता संघर्ष और सत्ता की लोलुपता, कुर्सी का संघर्ष इस तरह से नेपाल में छाया रहा कि करीब 2008 के बाद आज समझ लीजिए कि 18 साल हो रहे हैं। 18 सालों का लंबा समय कभी भी राजनीतिक स्थिरतापूर्ण नहीं रहा। महंगाई, बेरोजगारी का वो हाल है जो जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। इसी बीच वहाँ पर जब सोशल मीडिया पर लोगों ने नेपाल की स्थिति के बारे में लिखना शुरू किया, जैसे भारत में हो रहा है, आज सोशल मीडिया पे ही लोगों को थोड़ा बहुत भरोसा है। मेन स्ट्रीम मीडिया तो पूरी तरह से बिक चुकी है, सरकार के पक्ष में खड़ी है। तो वहाँ भी यही हुआ कि सोशल मीडिया पर सरकार की तमाम खामियों को लोग सामने ले आ रहे थे, जनता की क्रिया प्रतिक्रिया हो रही थी। तो सरकार ने वहाँ क्या किया, यही ओपी शर्मा ओली जो गिरफ्तार हुए यही प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने क्या किया सोशल मीडिया जितने भी प्लेटफॉर्म थे उनको बैन कर दिया। आज के ज़माने में सोशल मीडिया सभी लोगों के और खासतौर से युवाओं के को जीवन का हिस्सा बन चुका है। अब नेपाल में उसको बंद कर दिया और उसका जो विरोध शुरू हुआ तो सोशल मीडिया बैन के खिलाफ विरोध शुरू किया गया और खासतौर से युवाओं द्वारा शुरू किया गया। लेकिन धीरे धीरे जो नेपाल की स्थिति थी, महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर का नहीं होना और तमाम खामियां सरकारी, उन सब के खिलाफ धीरे धीरे जनाक्रोश तो था ही, जनाक्रोश को एक रास्ता मिल गया, आउटलेट मिल गया और बड़े पैमाने पर विद्रोह और विरोध प्रदर्शन पूरे नेपाल में होने लगे। यहाँ तक कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में, सरकारी बिल्डिंगों में, संसद तक में आग लगाई गई,
प्रधानमंत्री आवास में आग लगाई गई, कई मंत्रियों के घरों पर आग लगा दी गई प्रदर्शनकारियों द्वारा, और तत्कालीन सरकार ने सहिष्णुता का परिचय नहीं दिया, और वो प्रदर्शनकारियों के साथ वो क्या कहते हैं कि सख्ती से पेश आए, और जिसमें पुलिस की गोलियों से काफ़ी लोग मारे गए। कहा जा रहा है कि करीब 77 लोग मारे गए, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी भी शामिल है। उसके बाद जेनजी नाम दिया गया, और स्थिति ये बन गई विरोध की कि तत्कालीन प्रधानमंत्री को देश छोड़ करके भागना पड़ा। जो बांग्लादेश में हुआ था हसीना के साथ नेपाल, सिमिलर कंडीशन, तो उनको भागना पड़ा ओली को। और सत्ता वहाँ की चीफ जस्टिस रिटायर्ड सुशीला कार्की, एक सम्मानित महिला और मानी जानी जज थी, उनको एक तरह से इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनाया गया कि नए प्राइम मिनिस्टर या नई सरकार के चुने जाने तक वो कार्यभार देखेंगे। और बड़े ही बखूबी, बांग्लादेश की यूनूस की तरह नहीं कि एकदम से बेकार, कोई नियंत्रण नहीं, कुछ कंट्रोल में नहीं, उन्होंने बखूबी नेपाल को संभाला, सबका विश्वास उनके साथ था, लेकिन उन्होंने काम भी वैसे किया और बहुत ही शानदार तरीके से नए चुनाव करा करके उन्होंने, देखिए सितंबर की बात है, अक्टूबर नवंबर 4-5 महीने के अंदर ही चुनाव करा दिया। और यूनूस तो 1.5 साल बैठा रहा, कुछ नहीं किया, तो चुनाव करा दिया सफलतापूर्वक। आज उन्होंने कल इस्तीफा भी दे दिया अपने पद से, गरिमापूर्ण तरीके से वो हट गई। हाँ, अब बालेंद्र शाह जो कि रैपर, सिंगर एक तरह से कह लीजिए, गायक हैं, डांसर एंड सिंगर, वो लोगों में लोकप्रिय क्या हुए, वो इसी परिस्थितियों में काठमांडू के वो मेयर चुने गए थे, और वहाँ पे उन्होंने ठीक ठाक काम किया। और जब जेनजी आंदोलन हुआ तो उन्हीं के गानों पर ही, जो राष्ट्रीय उनके नेशनलिस्टिक सॉन्ग्स हैं, वही गाने बजते रहे। और लोग इतना ऊब चुके थे, नेपाल की आम जनता, जो वर्तमान नेतृत्व था, जो परंपरागत पार्टियां थी, और वो सबसे लोग इतना ऊब चुके थे पुराने चेहरों से, कहने का मतलब है वो घिसे पिटे चेहरों से लोग इतने ऊब चुके थे कि उन्होंने एक नई उम्मीद की किरण दिखाई दी किसमें, बालेंद्र शाह में। और उन्होंने कोई बहुत लंबा चौड़ा वादा नहीं किया, वो चुनाव में गए, कहा तो जा रहा है कि उन्होंने वोट तक नहीं मांगा, उन्होंने अपने नाम से वोट तक नहीं मांगा। और पहली बार शायद ऐसा हुआ है कि किसी एक पार्टी को 2/3 के करीब का बहुमत, प्रचंड बहुमत मिला है, स्पष्ट जनादेश नेपाल की जनता ने दिया है। बालेंद्र शाह, एक उनके फादर एक आयुर्वेदिक डॉक्टर थे और बहुत ही क्वालिफाइड हैं, बीटेक किया उन्होंने, बाद में एमटेक किया, उनका पीएचडी में भी रजिस्ट्रेशन हुआ था, और आर्किटेक्चरल इंजीनियर है वो बाय प्रोफेशन। और रैपर, बाद में संगीत के प्रति उनका रुझान रहा होगा शुरू से, तो वो रैपर बन गए, और उनके गाने पूरे नेपाल में बहुत अधिक लोकप्रिय हैं, और साफ सुथरी छवि है, नए हैं, पढ़े लिखे हैं, और एक अच्छी सोच रखते हैं। नेपाल में, मतलब काठमांडू के मेयर के तौर पर उनका कार्य काफ़ी, उसकी सराहना की गई, लोगों ने उसको सराहा। और कुछ नियम कानून के चलते उनकी आलोचना भी हुई, जैसे कि उन्होंने सड़कों का जो अतिक्रमण हटाया, और इस तरह के कई सारे कदम उठाए, जो आमतौर पे ऐसे कदम लोगों को, जो लोग सड़क कब्जा करते हैं उन्हें तो परेशानी होती है क्योंकि अब सड़क खाली करना पड़ रहा है, लेकिन वो जनहित में होता है। लोग सड़कों पर दुकानें लगा लेते हैं और इतना आगे बढ़ जाते हैं कि सड़क बचती ही नहीं है, पूरी दुकानें हो जाती हैं। इंडिया में तो आम है। तो इस तरह से बहुत सारे कदम उठाए थे उन्होंने। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने नेपाली अस्मिता को सामने रखा है, और वो नेपाल के अस्तित्व की लड़ाई की बात करते हैं, नेपाल के स्वाभिमान की बात करते हैं, नेपाली सॉवरेनिटी, संप्रभुता की बात करते हैं। वो भारत के साथ और चीन के साथ, दोनों के साथ बराबर का संबंध और बराबर की दूरी भी बनाए रखने के पक्षधर हैं। तो नेपाल में एक लंबे समय के बाद अस्थायित्व आया है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। जाहिर है महंगाई, बेरोजगारी और तमाम समस्याओं से जूझ रही नेपाल की जनता के लिए वो नई उम्मीद लेकर के आए हैं। भले ही उन्होंने कोई लंबे चौड़े वादे नहीं किए हैं,
और लेकिन लोगों की उम्मीद तो उनसे बहुत है। लोगों की, आम लोगों की, जो जिस तरह से लोग परेशान थे, तो स्वाभाविक है, जनता उम्मीद करती है, बदलाव देखती है। तो नेपाल में एक नए युग की शुरुआत हुई है श्री बालेंद्र शाह के साथ। और वो जितनी भी पुरानी पार्टियां थी, घिसे पिटे चेहरे थे पुराने, सबको जनता ने नकार दिया। यहाँ तक कि पूर्व प्रधानमंत्री जो कई बार ओपी शर्मा ओली प्राइम मिनिस्टर रहे थे, और उनके ही होम जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी झापा 5, वहां से बालेंद्र शाह ने उनको हराया, जो होम टर्फ था ओली का। इसी से पता चलता है कि घिसे पिटे चेहरों के प्रति आम लोगों में कितनी नाराजगी रही होगी। और अंततः एक स्वस्थ 2008 की जब मोनार्की हटाई गई, उसके बाद लगता है कि पहली बार जनता इतनी खुश हुई होगी कि एक नया चेहरा और स्पष्ट जनादेश के साथ, नई उम्मीदों के साथ, नई दृष्टि के साथ, नए विजन के साथ एक नया नेतृत्व नेपाल में आया है। नेपाल में राजनीतिक स्थिरता भारत के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है। चीन के बढ़ते प्रभाव को भी ध्यान में रखना है, तो भारत को नेपाल के साथ अपने संबंधों में बहुत ही सावधानी पूर्वक चलने की जरूरत है, क्योंकि नेपाल भारत और चीन के बीच में एक बफर स्टेट है। नेपाल का भारत के पक्ष में खड़े होना बेहद जरूरी है। चीन लगातार नेपाल में इन्वेस्टमेंट और दूसरे तरीकों से नेपाल पर में अपना प्रभाव बढ़ाने का प्रयास लगातार कर रहा है, भारत को काउंटर करने के लिए। लेकिन भारत की रणनीति और भारत की कूटनीति इस दिशा में कितनी कामयाब रहती है, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल नेपाल में एक नई और स्थिर सरकार आई है। बालेंद्र शाह बहुत ही पढ़े लिखे हैं, क्वालिफाइड हैं और 35 साल की उम्र के हैं, और वो मेयर रह चुके हैं। बाकी उनके पास लंबा राजनीतिक एक्सपीरियंस नहीं है। तो देखिए, हम उनके बेहतर भविष्य की कामना करते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पर। नमस्कार, धन्यवाद।